गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमने पहले वीडियोस बनाई थी उसमें हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया था कि कोपेन ने क्या है कि जलवायु के कुछ प्रदेश बताए हैं, या फिर आप ऐसे कह दो कि मतलब कोपेन ने कुछ जैसे जलवायु प्रदेश दिए थे उसको क्या है कुछ अंग्रेजी के अक्षरों से मतलब उनको नाम दिया है। तो उन्हीं से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुट होते हैं, या फिर आप ये मान के चलो कि जो इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं वो अक्सर क्या है आरपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पुट हुए हैं। और अगर आप पिछला नेट का पेपर देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोपेन कहाँ के विद्वान थे? जो कोपेन थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कोपेन क्या थे, जर्मन के विद्वान थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कोपेन ने शुष्क जलवायु के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया? तो आप लोगों को वीडियो में समझाया था कि कोपेन ने क्या है कुछ अक्षर लिए हैं इंग्लिश के, जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं और उनका अर्थ अलग अलग है। तो इसी में ही जो क्वेश्चन पुट हुआ है कि शुष्क जलवायु के लिए उन्होंने कौन सा अक्षर लिया है। तो जो कोपेन ने शुष्क जलवायु के लिए अक्षर लिया है वह है कैपिटल बी, यानी कि बी अक्षर अगर हम लिख देंगे तो वो शुष्क जलवायु को संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने किसे मानसूनी जलवायु कहा है? तो आप लोगों को बताया था कि जो कोपेन है उन्होंने जब अपने जलवायु प्रदेश बांटे, या फिर आप ऐसे कह दो कि जो उन्होंने जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया तो उसको इंग्लिश के अक्षर दे दिए ए बी सी डी ई। ये जो अक्षर दिए कैपिटल लेटर्स की बात कर रही हूँ, इसमें क्या था कि उन्होंने इनका अलग अलग अर्थ बताया। अब बात कर रहे हैं मानसूनी जलवायु की। क्वेश्चन में पुट हुआ है कि मानसूनी जलवायु कहाँ है, किसे मानसूनी जलवायु कहा है? तो जो एक कैपिटल लेटर था उसमें क्या था कि उसको भी उन्होंने आगे 3 भागों में डिवाइड किया था। जो उनमें अगर हम देखें जैसे ए एफ ए डब्ल्यू ए एस ऐसे अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया था। तो जो मानसूनी जलवायु है उसके लिए जो उन्होंने अक्षर दिया था वो था ए एम। मानसूनी जलवायु की खासियत उन्होंने क्या बताई कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंध होगा और आर्द्र और कैसी जलवायु होगी, शुष्क जलवायु होगी। और अगर हम देखें वर्ष भर यहाँ पे टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो कैसा मिलेगा, उच्च मिलेगा। तो ये उन्होंने मानसूनी जलवायु की विशेषता बताई और इसके लिए जो उन्होंने अक्षर दिया वह कौन सा था, ए एम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोपेन ने बी एस द्वारा किस जलवायु को दर्शाया है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, चाहे रट लेना, क्योंकि ये जो बी एस अक्षर है ये बहुत बार नेट के पेपर में पुट हुआ है। और आई थिंक जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन पुट हुआ था। तो जो बी एस जो जलवायु है तो ये जो उन्होंने बताई है यह किसके लिए बताई है, स्टेपी जलवायु के लिए बताई है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बी जो है ये क्या है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसमें एस लग जाता है तो यह जलवायु कौन सी बन जाती है, स्टेपी जलवायु बन जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जो बी एस है वह कौन सी जलवायु है, स्टेपी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है, यानी कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को आप किसके द्वारा दर्शाया है, आप ये भी कह सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि इन्होंने क्या किया, कैपिटल लेटर इंग्लिश के ए बी सी डी ई अक्षर जो लिए हैं इन्होंने, तो उनके क्या है अलग अलग इन्होंने जलवायु प्रदेश बताए हैं। अगर आप लोगों ने वो जलवायु प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ा या फिर नहीं जानते हो तो इससे पहले वाली कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की वीडियो देख लेना, तो उसमें इसका अच्छे से बताया गया है। तो उसमें भी ये चीज़ बताई है कि जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, जो सी कैपिटल लेटर इन्होंने लिया था या फिर सी अक्षर लिया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उसको भी आगे कई भागों में बांटा था। तो अब इसमें बात करना है पश्चिमी यूरोप तुल्य की, तो यानी कि जो सी और स्मॉल एफ लेना है। सी एफ जो जलवायु है उसको क्या बोला है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु बोला है। एफ की खासियत क्या बताई है, जो स्मॉल एफ था
इसमें क्या होता है कि वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि पूरे साल वर्षा होती रहती है। तो पूरे साल वर्षा होती है, यहाँ पर ये इस जलवायु की विशेषता है। और इसके साथ ही अगर देखें तो इसमें ग्रीष्म काल के शुष्क महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि अगर ग्रीष्म काल की बात करें कि उसका जो शुष्क महीना है वहाँ पर क्या है, 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। ये कोपेन के द्वारा बताया हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु अर्थात CF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार ग्रीष्म काल, शुष्क व शीतकाल में अधिक वर्षा किस जलवायु की विशेषता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देख लो आप, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अक्सर मैंने ये RPSC में देखा है कि RPSC मोस्टली इस क्वेश्चन को डालती है कि ग्रीष्म काल, शुष्क व शीतकाल में अधिक वर्षा जो होती है वह किस जलवायु की विशेषता है। अगर जलवायु पूछ लें कि वह किस जलवायु की विशेषता है तो वो है भूमध्य सागरीय जलवायु, या फिर इसको लिख देते हैं रूम सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु अर्थात इसमें क्या होगा, जो ग्रीष्म काल है वह शुष्क रहेगा और जो शीतकाल है उसमें क्या होगी, वर्षा होगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस जलवायु प्रदेश को दर्शाया किससे गया है, तो ये जो दर्शाया गया है इसका अपने लिखेंगे CS। ठीक है, जो CS जलवायु है वह यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसकी विशेषता ग्रीष्म काल शुष्क और शीतकाल में वर्षा। और ये जलवायु जो होती है यहाँ पर क्या होता है, खट्टे फल जो हो गए, खट्टे मीठे फल, ये क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अंगूर हो गया, तो ये यहाँ के जो मतलब कि आप कह दो कि ये मुख्य फल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इस जलवायु की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा जलवायु के लिए कोपेन ने अक्षर बताया है। टुंड्रा जलवायु, अब आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है कि जो टुंड्रा जलवायु है ये क्या है कि अगर हम भारत में देखें तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, तो लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, वहाँ पर ऐसी जलवायु मिलेगी। क्यों वहाँ पे मिलेगी? क्योंकि टुंड्रा जलवायु की खासियत होती है कि ये क्या होती है, ठंडी जलवायु होती है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ भी देखने को मिलती है। तो ये जो टुंड्रा जलवायु है इसके लिए उन्होंने कौन सा अक्षर दिया है, ध्रुवीय जलवायु के लिए E दे दिया। ठीक है, कैपिटल E, और टुंड्रा लग गया तो साथ में T लगा देना है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ET। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो उष्णतम महीने का तापमान होता है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस से क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सबसे गर्म महीने का तापमान भी यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा और 3 डिग्री सेल्सियस से क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। यानी कि 0 और 10 के बीच में देखने को मिलता है ET जलवायु का तापमान, या फिर आप ऐसे कह दो टुंड्रा जलवायु का। तो आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हो कि 0 से 10 के बीच में तापमान मिल रहा है तो ये एरिया कैसा होगा, ठंडा एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत हिमाच्छादित जलवायु के लिए कोपेन ने दर्शाया है। यानी कि ऐसी जलवायु जिसमें क्या है, हमेशा हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित का अर्थ क्या होता है कि जिसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी रहेगी तो उसके लिए कोपेन ने क्या दर्शाया है, आप लोगों ने अगर ई जलवायु के बारे में पढ़ा है, जो ध्रुवीय जलवायु है, तो उसके इन्होंने 2 हिस्से बताए थे, ET और EF। ET यानी कि टुंड्रा जलवायु होगी, और जो EF अक्षर लिया है वो किसके लिए लिया है, सतत हिमाच्छादित धरातल के लिए। अब ये जो सतत हिमाच्छादित जलवायु है इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सभी महीनों में जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलेगा। तो 10 डिग्री नहीं, आप इसको ये देखना कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलेगा। 10 डिग्री जो है वो तो 10 डिग्री से कम तो ET जलवायु में मिलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस से कम EF में मिलेगा। तो ये इन दोनों में ध्यान रखना कि अगर टुंड्रा पूछ ले तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलेगा, लेकिन अगर क्या है सतत हिमाच्छादित यानी कि EF पूछ ले तो वहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब बात हो रही है अर्धशुष्क मरुस्थल की, क्योंकि जो मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में, जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं, उसके 2 भाग किए जाते हैं। एक होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है अर्धशुष्क मरुस्थल। अब क्वेश्चन में जो पुट हुआ है अर्धशुष्क मरुस्थल,
इसको कई बार अर्धशुष्क मरुस्थल लिखा जाता है, कई बार स्टेपी मरुस्थल भी लिखा आता है, क्योंकि इसके लिए जो जलवायु का यूज़ किया है वो कौन सी है, स्टेपी जलवायु है। तो स्टेपी के लिए आपको बताया था शुष्क मरुस्थल होता है, शुष्क के लिए बी आ जाएगा और स्टेपी लग गया तो साथ में एस लग गया। तो जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसके लिए BSHW शब्द का यूज़ किया है कोपेन ने, BSHW। ये बहुत बार क्वेश्चन पुट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसको क्या है, स्टेपी जलवायु बोलते हैं। अगर हम बात करें भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है जो स्टेपी जलवायु है, तो आप इसको देख सकते हो। जो उत्तरी पश्चिमी गुजरात हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया और पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया, तो वहाँ पर क्या है, ये स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तमिलनाडु के तट पर कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु वर्ग मिलता है। बात हो रही है तमिलनाडु के तट की, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कोरोमंडल का तट। ठीक है, तो जो कोरोमंडल का तट है, ये इसके लिए जो कोपेन ने अक्षर दिया है या फिर कोपेन ने इसको जलवायु प्रदेश जो बताया है वो कौन सा है, AS। ठीक है, AS जलवायु, यानी कि इसको आप अगर देखो तो जो AS जलवायु है इसमें क्या होता है, शुष्कतम जलवायु वाला होता है, शुष्क ऋतु वाला होता है। और शुष्क ऋतु में भी अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी जलवायु आती है, तो ये मानसूनी प्रकार का होता है जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। तो ये थे जो आपके क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से लिए गए थे। इन क्वेश्चन को क्या है, आप अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो अक्सर एग्ज़ाम में पुट हुए हैं, तो उनके क्या है अलग से क्वेश्चन बनाए थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ इसमें दिक्कत लगे तो आप कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित जो वीडियो बनाई गई है उसको आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। तो उसमें भी आपका सारा इसमें जो कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इन क्वेश्चन को मैं फिर से कह रही हूँ कि आप अच्छे से कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, और इनको मतलब आप 2-3 बार पढ़ना तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू।